हेलो फ्रेंड्स। आज का दिन हमारे लिए खास है। पहला तो इसलिए क्योंकि डी गुकेश सबसे कम उम्र के इंडियन हैं जिन्होंने फिडे चेस चैंपियनशिप जीती है। दूसरा इसलिए क्योंकि आज मनी मैटर्स अपना पहला पॉडकास्ट आपके सामने लाने जा रहा है और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना पहला पॉडकास्ट उस क्लाइंट के साथ करने जा रहे हैं जो मनी मैटर्स के बिल्कुल शुरुआती क्लाइंट्स में से एक है और इन्होंने हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देखे बिना आज से लगभग 18 साल पहले उस समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था जब अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट को जुए या सट्टा बाजार या लक से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। आज इसी तरह के लॉयल क्लाइंट्स के कारण मनी मैटर्स लगभग 400 करोड़ के फंड्स मैनेज करता है और इंडिया के टॉप 10% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। उस समय इनके फादर ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और आज इनका पूरा परिवार हमारा क्लाइंट है। तो पुनीत जी, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में आपका परिवार काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड है, आपको ये जर्नी कैसी लगती है? First of all, I would like to take this opportunity to thank you for having me on your podcast. It is a honor to be here. और आपने जैसे बोला कि यस, मेरा परिवार आप मनी मैटर्स के साथ करीबन 2 दशक से इन्वेस्टमेंट्स अपने कर रहा है। द एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल। अभी तक हमारा जितना भी एप्रीहेंशंस थे और डाउट्स थे वो काफ़ी हद तक हमारा कॉन्फिडेंस में वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। गुड गुड गुड। अच्छा, आपके जो करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं और ये क्या समय के साथ चेंज हुए हैं? बिल्कुल, आई मीन गोल्स तो हमेशा इवॉल्विंग ही रहने चाहिए और इवॉल्विंग रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें किसी भी इंसान के पूरे जीवन में अलग-अलग पड़ाव हैं। अगर मैं खुद अपने परिवार का देखूं तो 20 साल पहले जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो शादी के टाइम पे एक हैंडसम अमाउंट कि हर परिवार का गोल होता है। मैरिज इज अ माइलस्टोन इन एवरीवन्स लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे काफी मदद किया था जो हमने इन्वेस्टमेंट आपके साथ किए थे, आपके थ्रू किए थे। और जब हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना उतना यूटिलाइज कर पाए। Where the principle was intact and we withdrew the appreciation good for our personal utilization. good. आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से किस तरह से अलग देखते हैं? मेरा ये मानना है कि हर फेज में और हर जोन में अपना एक ट्रेंड रहता है। मेरे परिवार ने जब 90 के दशक में शुरुआत करी थी रियल एस्टेट में, तब वो रियल एस्टेट का दौर था। उस समय म्यूचुअल फंड की नॉलेज बहुत ही कम लोगों को थी। उस टाइम पे अमूमन अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में LIC और UTI के यूलिप्स काफी पॉपुलर थे। और उसके बाद भी अपना म्यूचुअल फंड से आज की तारीख में अगर कंपेयर करें तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी चीज है। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट में मैं और मेरा परिवार करीबन 3 दशक से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक अलग संयम की जरूरत है। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको अप्रिसिएशन के साथ साथ आपका लिक्विडिटी मिल जाती है और टैक्स एफिशिएंसी तो खैर अपना वर्कआउट कर ही सकते हैं। बिल्कुल। आज वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की ग्रोथ आपको कैसे दिखाई पड़ती है, या कहें इंडिया का फ्यूचर आपको कैसे दिखाई पड़ता है? एक सच्चे भारतीय की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे को हमेशा पूरा भरोसा रहा है अपने देश पे। चाहे दुनिया में कभी भी किसी भी समय पे कुछ भी रहा हो, हमारे देश ने स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन और बरकरार करके रखी है। एंड मेंटेनिंग द सेम पेस और द सेम थॉट, अपना आगे भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई डोंट सी एनी रीजन कि ये वेस्टर्न देशों की तरह बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ में कभी आएगा हमारा देश, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 50 to 70 years। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो देश है वो एक ग्रोइंग कंट्री है। हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और कंट्री आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो नेचुरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड आपका पैसा भी
उसी स्पीड से ग्रो करेगा। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफी समय से आपका परिवार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो आपने लेमन क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस जैसी कई गिरावटें देखी हैं। कैसा फील हुआ था उस समय? एक चीज जो मैंने मनी मैटर्स के साथ इन्वेस्टमेंट के बाद सीखी कि एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखनी है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, कंपाउंडिंग का मैजिक और कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो आई एम श्योर कि जो एक मंझा हुआ इन्वेस्टर है उसको पता ही है। तो उसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन करी, और आपके आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने हर पड़ाव पे हमें गाइड सही तरीके से किया कि मार्केट डाउन जा रही है फिर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स चल रहे हैं सारे, वो हमारे कंटिन्यू रहे। तो उससे जो एवरेजिंग का जादू है वो उसमें इफेक्ट लाया और उससे हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज अगर हमारे गोल्स के माइलस्टोन्स हमने पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके गोल पहले से डिसाइडेड है तो ये छोटे मोटे जो रास्ते में गिरावटें आती हैं वो इफेक्ट नहीं करती हैं। हमें उस समय जरूरत नहीं थी और हमारा जो इनकम फ्लो था वो भी इम्पैक्टेड नहीं था। बिल्कुल। एंड इनकम फ्लो की वजह से हमारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सारे कंटिन्यू रहे और उसका इम्पैक्ट आप खुद आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल बहुत हैंडसम पोर्टफोलियो आज आपका बना हुआ है। राइट, गुड। लेमन क्राइसिस या कोरोना क्राइसिस जैसे क्राइसिस आते हैं, मार्केट गिरता है, नेचुरली आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है। एक पुराना वो एड है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो क्या आपको भी डर लगता था उस समय? डरने की बात ऑफ कोर्स थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहती है कि कितना है, लेकिन जिस तरीके से मनी मैटर्स ने हमारा पोर्टफोलियो पूरा डिजाइन करके रखा है, तो हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने हर स्टेज पे मेंटेन करके रखी है। खुदा ना खास्ता अगर उस समय हालांकि हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती भी तो लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस में और कोरोना के क्राइसिस में भी आपने हमारा पोर्टफोलियो जो डिजाइन किया था, हम आराम से अपना पैसा प्रॉफिट में ही थे और अगर हमें जरूरत होती तो हम निकाल भी सकते। होता क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा इक्विटी में रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ पोर्शन डेट जैसे फंड्स में भी आपको रखना होता है कि कोई भी क्राइसिस आए तो डेट फंड नीचे नहीं जाएगा और वो पैसा उस समय आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, तो आपकी नजर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मनी मैटर्स जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, और क्या आपने कभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई किया है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कैंडिडली ये बोलना चाहूंगा कि किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो जरूर करें। अच्छा, गुड। लेकिन एक प्रोफेशनल एडवाइस कहीं ना कहीं हमेशा हेल्प करती है, मदद करती है। बिल्कुल। आज की तारीख में करीबन मार्केट में मेरे ख्याल से 500 प्लस फंड्स होंगे, ज्यादा ही होंगे, मैं कम बोल रहा हूँ। 50 तो एएमसीज हैं, 50 एएमसीज के कम से कम 1000 फंड्स होंगे आज की तारीख में। मैं अपने लिए बोलूं कि नहीं, मैं सिर्फ वो 0.75 या 1.5 का डेल्टा प्रोटेक्ट करने के लिए उसका ओवर द पीरियड ऑफ 20-25 इयर्स मेरे को जो इम्पैक्ट आएगा, मैं उसको बचाने के लिए मैं खुद अपना सारे अपने कंधों पे ले लूं। अब या तो फिर मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं और मेरे को अपना पूरा कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। लेकिन जिसका काम उसको साझे। अगर मेरा बिजनेस है और अगर मैं अलग अपने उसमें दिनचर्या में हूँ तो ये मेरा काम नहीं है कि कौन सा फंड चूज करना है, कौन सा फंड चूज नहीं करना। बिल्कुल। इट इज बेटर कि मैं एक प्रोफेशनल को हायर करूं, एंगेज करूं और उनको अपने गोल्स डिस्कस करूं। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेटिंग होती है। बिल्कुल। जब तक आपके गोल्स और आप अपने फंड फ्लोज और कैश फ्लोज नहीं फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक वो आपके गोल्स को अलाइन करके आपका पोर्टफोलियो नहीं डिजाइन करता है। एग्जैक्टली। इसीलिए, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बोलना चाहते हैं कि आजकल काफी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो डायरेक्ट में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, बैकएंड पे उनके भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं अलग थ्रू पैरेलल प्रोडक्ट्स, लेकिन किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो जरूर कर ले, लेकिन वो वायबल लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पुनीत जी ने बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए,
कि विराट कोहली आज इतने इंडिया के एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं, जब उनको कोच की जरूरत पड़ सकती है, उनको एडवाइजर की जरूरत पड़ सकती है, तो एक आम आदमी जो जिसका बेसिक काम इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ और है, वो अगर खुद इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट ट्रैक करेगा, तो नेचुरली ठोकर खाएगा। तो पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज Thank आपने you so समय much. निकाला, और मैं समझता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।